क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपकी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के हैं मात्र 50 टॉपिक। देखिए कोई आपसे कहे कि 50 टॉपिक केवल पढ़ लो और आपकी 95% आ जाएगी, बिल्कुल आ सकती है यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक रहेंगे। इन टॉपिक्स को यदि जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है देखिए तो आपकी बिल्कुल यहाँ पे 100% जो है गारंटी है इनके आने की, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्टेबल हैं और पिछले साल में पूछे गए हैं। इन टॉपिक्स को करने के बाद आपकी पूरी सोशल साइंस खत्म हो जाएगी। देखिए इसमें दिए गए हैं, मैं हम स्क्रीन पर चलेंगे। ये सारे टॉपिक्स यदि आप कर लेते हैं, कुल 50 टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और ये आपको पूरे कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो 95% से ज़्यादा नंबर आप सामाजिक विज्ञान में ला सकते हैं। और इसी तरीके से हर एक विषय की तैयारी आप करते हैं तो आप निश्चित ही 95% से ज़्यादा मार्क्स अपनी बोर्ड परीक्षा में अचीव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपकी अभी ये अवस्था है तो इस तक जाने का सफ़र बस इतना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है और सोशल साइंस पूरी कवर करना है, क्योंकि इसमें हम पूरे 50 टॉपिक आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं। सबसे पहले तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको मात्र 3 महीने आपके पास बचे हैं और आपको 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना है। देखिए सामाजिक विज्ञान को पहले पढ़ना किस तरीके से है मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। फिर पढ़ना क्या है वो तो सारा बताएंगे ही। देखिए तो सामाजिक को आपकी देखिए यदि आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े तो चैप्टर्स को पढ़ना है ध्यानपूर्वक तरीके से जो है स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल से, है ना। चैप्टर्स पढ़िए ताकि आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट रहे, है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ें, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा ना उनको सबसे पहले कंप्लीट करना है और जो भी अन्य आपको टॉपिक लग रहे हैं उन्हें भी कर लें, है ना। इसके बाद आपको देखिए लास्ट ईयर के जो पेपर है ना उनको सॉल्व करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं कह दूं कि इन्हीं में से आते हैं। बिल्कुल से इन्हें कंप्लीट कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके सारे कंप्लीट करो। मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उन्हें करना है। सैंपल पेपर आएंगे उन्हें भी कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर आधा पेपर इनमें से ही आता है ना। तो डेली के डेली आपको सामाजिक विज्ञान कम से कम 1 घंटे पढ़नी है आज से, है ना। सामाजिक को इतना समय दीजिए ताकि आप पूरी कवर कर लें, है ना। चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, जो कि मैं आपको करवाते रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है सबसे पहले संसाधन, है ना। तो संसाधन की परिभाषा तो करनी है, मतलब संसाधन किसे कहते हैं ये भी याद करना है और जैव और अजैव संसाधन को याद करना है और इनमें अंतर भी याद करना है। देखिए सारा कुछ बताया है जो पूछा जाता है ना। मतलब देखिए संसाधन की परिभाषा करनी है, जैव और अजैव संसाधन की परिभाषा करनी है और इनमें अंतर करना है। मतलब सीधी बात है, आपको केवल संसाधन की परिभाषा और इन दोनों में अंतर याद कर लेना बस, है ना। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। इसके बाद है आपका जैव विविधता क्या है। इतना क्वेश्चन आता है जैव विविधता तो 2 नंबर में आता है। इसकी महत्व पूछा जाता है तो 3 नंबर में आता है और परिभाषा एवं महत्व तो 4 नंबर में बन सकता है ना। तो बिल्कुल इसे कंप्लीट करके रखिएगा जैव विविधता को। अगला क्वेश्चन है बांगर और खादर मिट्टी में अंतर। इसको भी याद रखना, 2 नंबर में इसका अंतर आता है। इसके बाद है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या है, एक पूछा जाता है 2 नंबर में, तो इसे बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, है ना। और अगर क्वेश्चन आएगा कि मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय तो ये भी 2 नंबर में आएगा, है ना। तो इसके कारण मृदा अपरदन किस कारण होता है और मृदा अपरदन क्या है और मृदा अपरदन को कैसे कम कर सकते हैं, ये याद कर लेना। बिल्कुल से पूरा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% लिख के ले लो, आएगा जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। इसके बाद है आपका वन संरक्षण क्यों आवश्यक है एवं इसको वन को संरक्षित करने के उपाय क्या है ना। देखिए वन संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसको संरक्षित करने के उपाय क्या हैं, तो ये आपको लिखने होते हैं। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है रबी और खरीफ की फसल में अंतर। भाई 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है आपका, है ना। बांगर खादर के कहें तो ये अथवा में क्वेश्चन बन जाता है ना, तो इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपका स्थानांतरित कृषि क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपका आएगा, है ना। इसकी परिभाषा आती है स्थानांतरित कृषि की। नेक्स्ट आपको कर लेना है कृषि आधारित उद्योग। देखिए तो कृषि उद्योग के आपको उदाहरण केवल याद कर लेना, कौन कौन से उद्योग जो है ना जो कृषि पर आधारित हैं उनके उदाहरण, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, तो 2 नंबर में इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आपको कर लेना है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। नेक्स्ट आपको करना है कृषि की प्रमुख 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, है ना। भारतीय कृषि में जो हुई समस्याएं आती हैं यहाँ पे विशेषता होगी और ये है समस्याएं। भाई उसे करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कोई 3 समस्या आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको कर लेना है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, है ना। इनमें क्या करना है आपको, इनमें अंतर भी कर लेना है। अंतर इसका आता है 2 नंबर में और परिभाषा और उदाहरण अलग से। देखिए उदाहरण इसका ऑब्जेक्टिव में बनेगा, है ना। क्वेश्चन आएगा आपको निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है, है ना। उदाहरण दिए होंगे तो बिल्कुल आपको याद करके चलना है ना। गैर परंपरागत और परंपरागत इनमें अंतर 2 नंबर में आएगा ही। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका 4 नंबर में, तो इसे कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट आपको करना है जल प्रदूषण के कारण एवं औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार, है ना। औद्योगिक प्रदूषण क्या है, मतलब उद्योगों के अवशिष्ट से मतलब जो प्रदूषण फैलता है वो औद्योगिक प्रदूषण है। और जल प्रदूषण के क्या कारण हैं वो आपको याद करना है। ये आपका 2 नंबर में आएगा और इसके प्रकार जो है आपके 3 नंबर में बनेंगे, है ना। तो बिल्कुल से याद कर लीजिएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
कच्चे माल या गन्ने या रसायन पर आधारित उद्योग, इनके उदाहरण देखिए। आपको ये वाला कर लेना है, कौन सा, कच्चे माल वाला। ये दोनों अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के उदाहरण आपको याद कर लेना है ना। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद है देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आना है, इसको याद कर लेना और ऑब्जेक्टिव भी इससे आना ही आना है ना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, इसके प्रभाव क्या पड़े, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट करके रख लो, है ना। नेक्स्ट है भाई आपका, यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, लगभग क्या कहें कि दोनों अथवा में भी आ सकते हैं, है ना। बिल्कुल दोनों को कंप्लीट कर लेना, है ना। इस पर एक तरीके से टिप्पणी तैयार कर लेना, है ना। इनको समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, और कब ये हुआ था उसकी डेट याद रखना, और किस स्थान पर ये हुआ था इसकी डेट, उसका स्थान याद रखना। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना, तो 13 अप्रैल को, है ना, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, है ना। तो इसे याद रखिएगा। और स्थान क्या है, अमृतसर, अमृतसर पंजाब में, है ना, अमृतसर आप याद रखिएगा। और अगला है आपका महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए ना। महात्मा गांधी जी ने कई सत्याग्रह किए, जैसे चंपारण ही ले सकते हैं ना, चंपारण। तो महात्मा गांधी के सारे सत्याग्रह ये सारे दिए गए हैं, देख सकते हैं। सबीना अवज्ञा आंदोलन, ये अगर क्वेश्चन अकेले में आएगा ना, सबीना अवज्ञा आंदोलन को समझाइए तो ये 3 नंबर में आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को समझाइए, है ना, मतलब इसका विस्तृत वर्णन कीजिए तो 3 नंबर में आएगा। असहयोग आंदोलन, चंपारण, है ना, चंपारण है केवल यही, है ना। इसके बाद है नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखिए। तो इन सब पर टिप्पणी का मतलब क्या होता है, आपको जो जो भी उसके बारे में आता है ना, सारा कुछ लिख दो तो वो उसकी टिप्पणी हो जाती है। मतलब वो कब हुआ था, किस तरीके से, क्या इसका कारण था, क्या प्रभाव, है ना, इस तरीके से आप लिख देते हैं तो वो एक तरीके से उसकी व्याख्या हो जाती है, टिप्पणी हो जाती है। तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा 2-2 बार, तो आसान से इसका लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट आपको देखिए, इन सभी के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, मैं जल्दी ही आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। चोरी चोरा एवं साइमन कमीशन, है ना, इनकी डेट याद रखना, ये कब हुए थे। ऑब्जेक्ट में 1 नंबर में इसका क्वेश्चन बनेगा कि चोरी चोरा नामक घटना कब हुई, है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया, याद रखिएगा, है ना। साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था, और ये जो है ये घटना जो है 22 फरवरी, है ना, ऐसी डेट है, 22 फरवरी या 5 फरवरी है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं रहा, जो भी है इसकी डेट आप याद रखिएगा, है ना। फरवरी में ही है, लेकिन चोरी चोरा की घटना इसे याद रखिएगा। और रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में, है ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तभी ये हुआ था, बिल्कुल से याद रखेंगे रोलेट एक्ट को। इसके बाद है स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ, कई बार ये परिभाषा आई है, 1 नंबर में, 1 वाक्य शब्द में उत्तर में, और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। बहिष्कार का अर्थ लिखिए या परिभाषा लिखिए, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा और 1 नंबर में बन सकता है ना। अलग अलग हैं दोनों, स्वदेशी और बहिष्कार, है ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको समझ लेना है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 नंबर में। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में उद्योगों का उत्पादन क्यों बढ़ा, कारण लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल से कर लेना इसे, है ना। नेक्स्ट है आपका पांडुलिपि का अर्थ लिखिए या परिभाषा, तो दो नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो अर्थ अगर आएगा तो ये 1 शब्द या वाक्य के उत्तर में 1 नंबर में आएगा। अफीम युद्ध का था, कॉर्न लॉ क्या था, इसकी अर्थ एवं परिभाषा, है ना। तो अफीम युद्ध का यहाँ पे वर्णन पूछा जा सकता है आपसे, तो 3 नंबर में आएगा। और अगर कॉर्न लॉ का अर्थ पूछा जाएगा तो आप 2 नंबर में यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भाई महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी के कारण आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता 4 नंबर में आएंगी भाई। संघीय शासन की व्यवस्था, है ना, ये बिल्कुल से आनी ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के कार्य बिल्कुल आएंगे यहाँ पर 4 नंबर में। जिसके बाद गठबंधन सरकार किसे कहती है ना, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है, 2 नंबर में। विकेंद्रीकरण क्या है, 2 नंबर में। सत्ता की साझेदारी क्या है, 2 नंबर में। बिल्कुल से इनकी परिभाषा याद कर लेना है आप, मैं कह रहा हूँ गारंटी से इन तीनों में से आपको 2 पेपर में जरूर से देखने को मिलेंगे, क्या पता तीनों ही आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघवाद की परिभाषा, प्रकार एवं प्रमुख विशेषताएं। देखिए संघवाद क्या है, उसके प्रकार एवं विशेषताएं याद कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद संघ, राज्य और संवर्ती सूची को समझाइए। इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इनमें अंतर भी आ सकता है, देखिए इनमें अंतर भी आ सकता है, तो बिल्कुल से याद कर लेना। ये 3-4 नंबर में क्वेश्चन आपका बनेगा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना। शिक्षा को किसके अंतर्गत रखा गया है, बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में बता दो जिसको भी पता है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है ना, बताइए जल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के कार्य एवं उनके समक्ष जो चुनौतियां होती हैं ना, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखिए, तो 3 नंबर में आ जाएगा। और अलग क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दलों के, है ना, राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, तो वो लिखिए, तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल से इनके समक्ष चुनौतियां जो है याद कर लेना और इनके कार्य याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका स्थानीय स्वशासन, धर्मनिरपेक्ष शासन और इसकी परिभाषा। और देखिए स्थानीय स्वशासन क्या होता है ना, तो जनता अपने स्तर पर, मतलब स्थानीय स्तर पर जब अपनी सरकार का चुनाव करती है एक तरीके से, है ना, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर जनता चुन रही है, तो वो स्थानीय स्वशासन हो गया। और धर्मनिरपेक्ष शासन, इसका अर्थ क्या है, ये आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। धर्मनिरपेक्ष शासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा आएगी तो 2 नंबर में आएगा ये, है ना, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल से इसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है भाई। तो सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में, है ना। और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ना इसकी परिभाषा। और इसका मापन कैसे किया जाता है, जीडीपी का मापन कैसे किया जाता है, जल्दी से बता दो कमेंट में। मैंने आपकी त्रैमासिक में ये सारे कुछ कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो बिल्कुल बताए हुए हैं ना। जीडीपी का मापन कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है और जीडीपी क्या है, ये तीनों बिल्कुल कंप्लीट कर लो 2 नंबर में, है ना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। इसे मनरेगा भी कहा जाता है, मनरेगा, है ना। इसे क्या कहा जाता है, मनरेगा भी कहा जाएगा ना। तो बिल्कुल आपको इसी का उत्तर लिखना होगा, है ना। तो बिल्कुल से इसे याद कर लेना, इससे 100% एक नई क्वेश्चन आता है। इसके बाद है इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना। जो मनरेगा का कार्यकाल होता है कितने दिनों का होता है, जल्दी से बताइए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं भाई, है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर और संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर, तो दोनों को कर लेना। 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे अथवा में एक दूसरे के। अगला है आपका मुद्रा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अर्थों का। देखिए मुद्रा का अर्थ भी कई बार पूछा गया है 1 नंबर में, और मुद्रा के कार्य पूछे गए हैं तो ये 2 नंबर में आता है। मुद्रा के कार्य लिखिए, आता है ना क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मुद्रा के कार्य 2 नंबर में कर लेना, मतलब मुद्रा का अर्थ और कार्य कर लेना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के क्या आते हैं, कार्य आते हैं 3 नंबर में। तो आरबीआई के कार्य और मुद्रा के कार्य और परिभाषा। इसके बाद आपको करना है वैश्वीकरण, है ना। वैश्वीकरण या उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन, है ना। तो वैश्वीकरण तो बिल्कुल आना ही है, उदारीकरण ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं, ये दोनों, है ना। तो इनको बिल्कुल से याद करके रखना, इनकी अर्थ एवं परिभाषा कर लेना। और विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है भाई, स्वयं सहायता समूह, है ना, इनके कार्य लिखिए, है ना। स्वयं सहायता समूह के कार्य लिखिए। और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए, है ना। ये दोनों कर लेना, अलग अलग हैं, कर लेना दोनों को। साक्षरता दर क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है ना, मानव विकास सूचकांक और विकास, इनका जो है अर्थ आपको पता होना चाहिए। इनकी परिभाषा एक तरीके से कहें तो साक्षरता दर की परिभाषा क्या है, 2 नंबर में आएगा, है ना। मानव विकास सूचकांक क्या है, 2 नंबर में आएगा। विकास का अर्थ क्या है, ये भी आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर 2 नंबर में परिभाषा आ सकती है, तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखिए आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका जो आता है मैप का कार्य आता है भाई, मानचित्र का कार्य। तो देख लेते हैं यहाँ पे मानचित्र में आपको कौन कौन से कर लेना। छोटा नागपुर का पठार को यहाँ पे अपने मैप में दर्शाना सीख लीजिए। लद्दाख थार का मरुस्थल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान होगा, विशाखापट्टनम राष्ट्रीय उद्यान होगा। देखिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ना। कमेंट में लिख दीजिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भारत के, कमेंट में बताइए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है ना। तो हीराकुंड बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी हीराकुंड बांध। राणा प्रताप सागर बांध हो गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, पता कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल इसे कंप्लीट करके रखना, ये कहाँ पे है ना। और चाय उत्पादक क्षेत्र ये गुजरात राज्य में है, सरदार सरोवर बांध, है ना। बंदरगाह होगा, बेलाडला होगा, लोह अयस्क केंद्र बालाघाट, इसको दर्शाना सीख लीजिए। ये देखिए इतने बता दिए मैंने, बस इन्हीं में से आपके आ जाने हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा तक के लिए इसी तरीके से तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। और इसी तरीके से मैंने हिंदी और साइंस के और संस्कृत के सभी विषयों के वीडियो डाल दी हैं, तो जाकर के देखिए। और इन टॉपिक्स को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पूरा पेपर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।